गाइज, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज ये लेकर आया हूं क्लास 8th में इकाई 11 को बल और दाब। बल और दाब की हमने इसका एक पार्ट फर्स्ट आपको पब्लिश कर दिया। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट सेकंड। आइए आज हम पार्ट सेकंड की ओर चलते हैं। यह है आपकी ये साइंस की बुक है, SCERT साइंस कक्षा 8 की। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बल को समझा दिया था, दाब को समझा दिया था, किस तरह दाब प्रभाव डालता है, और हमने आपको प्रमाणिक वायुदाब को भी बताया था कि प्रमाणिक वायुदाब जो होता है वो 76 सेंटीमीटर वायु के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। आगे चलते हैं निद्रव दाब मापी। यहाँ से आपका पार्ट सेकंड प्रारंभ होता है। निद्रव दाब मापी। अब निद्रव दाब मापी क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ पर निद्रव दाब मापी मतलब जिसमें द्रव नहीं होता, ऐसी दाब मापी। अब दाब मापी क्या करती है, दाब का मापन करती है। जैसा आपको दिख रहा है ये घड़ी के समान, एक बड़ी घड़ी आकृति के समान होती है जिसमें एक संकेतन लगा होता है, धातु का एक बड़ा सा डिब्बा होता है, कमानी लगी होती, पैमाना होता है और लीवर लगा होता है। तो वायु दाब मापी से हम क्या नापते हैं, दाब को मापते हैं। यहाँ से पॉइंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वायु दाब निर्द्रव दाब मापी से भी ज्ञात करते हैं। निर्द्रव दाब मापी से काम करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह ढक्कन पतली लहरदार वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही है, यानी वायुमंडल का जो भी परिवर्तन होगा उसको ये ग्रहण करने के लिए सक्षम होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। ये जो डिब्बा होता है इसके अंदर की हवा हम निकाल देते हैं और वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर बंद दब जाती है। अब जैसे ये एक डिब्बा है, ये नीचे को अगर जो दब जाता है यानी ऊपर से दाब अधिक लग रहा है, यदि ऊपर को ये उभर जाता है तो आप समझ जाइए कि दाब ऊपर से कम लग रहा है। तो देखो लिखा वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर की ओर दब जाती है तथा दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या तो ऊपर उठ जाती है। यानी दो स्थितियां होती हैं, क्या होगा, कमानी या तो दब जाएगी और या तो ऊपर उठ जाएगी। इससे लगे लीवर से संकेतन, ये जो संकेतन लगा है ये ऊपर नीचे जाता है। जिस पॉइंट पर जाएगा उस पाठ्यांक को हम पढ़ लेंगे, यानी पैमाना जो है पैमाने पर हम पाठ्यांक को पढ़ लेंगे और आप दाब का मापन आसानी से कर सकते हैं। अब निद्रव दाब मापी घड़ी की आकृति की होती, इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सी ऐसी वायु दाब मापी है जो जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हो जाएगी निद्रव दाब मापी। इसे सरलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। द्रव मापी जो होती है, द्रव से बनी होती, उसको आसानी से ले जाना मुश्किल होता है, लेकिन इसको आसानी से यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। आगे स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन। तो एक स्थान का भी प्रभाव पड़ता है वायु दाब पर। कैसे, पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर, पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायु दाब मापी का मान पारे के एक स्तंभ के बराबर होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लिया एक ये स्तंभ है, इसके ऊपर मान लिया हम कोई दबाव डाल दें, एक या दो पत्थर डाल दिए तो ये नीचे धंसेगा। एक पत्थर ये हम हटा दें और इसके ऊपर हम एक ही पत्थर रखें तो क्या होगा, इसका दबाव इस पर कम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऊपर हम जाएंगे, जैसे आप पहाड़ पर चढ़िए तो पहाड़ पर चढ़कर जाएंगे तो पहाड़ पर चढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर हम खड़े हो तो ऊपर वायु का दाब जो है यहाँ इतना क्षेत्र जो कम हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 110 मीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो 1 मीटर स्तंभ के बराबर नीचे जो है तापमान, जो दाब है वो गिर जाएगा। नैनीताल के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1800 मीटर है, वहाँ पर वायु दाब का मान 60 सेंटीमीटर होता है के बराबर होता है। आपने यहाँ पर ये समझा कि जितने हम ऊपर जाएंगे उतने दाब घटेगा, और कितना घटेगा, 110 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर स्तंभ नीचे गिर जाता है। आगे चलते हैं, समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने पर दाब बदलता है, अतः स्थान की ऊंचाई सापेक्ष वायु दाब बदलता है। यहाँ पर हमने समझा स्थान का क्या प्रभाव, स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायु दाब बदलता है, बिल्कुल बदलता है। इस कारण किसी स्थान पर वायु दाब ज्ञात करने के लिए समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है।
क्या किसी अन्य कारण से वायुदाब बदलता है? आइए चलते हैं। एक न्यूनतम दाबमापी प्रातः 8 बजे आप पाठ्यांक लीजिए, शाम को 5 बजे लीजिए, तो थोड़ा बहुत पाठ्यांक में अंतर हो सकता है। वो होता है मौसम में घटी घटनाओं के कारण। किसी स्थान पर वायु दाब थोड़ा बहुत घट सकता है, ऐसा स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण होता है। अब हम चलते हैं वायुमंडलीय दाब का उपयोग की बात करें तो उपयोग हम जल पंप में करते हैं, साइकिल पंप में करते हैं, फुटबॉल पंप, जिसमें आप हवा भरते हैं, जल पंप के द्वारा जल निकाला जाता है। जल पंप का मतलब होता है नल। आइए सबसे पहले हम समझते हैं जल पंप को। ये देखो जल पंप, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये नल है और इसमें 2 वाल्व होते हैं। एक देखो नीचे की ओर वाल्व है जिसे हम कहते हैं B2 V2, और इसे हम कह लें V1 या फिर वावन वाटू। देखो लिखा है, चित्र बना हुआ है, पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर, यानी ये हैंडल जब हम ऊपर उठाएंगे तो ये वाल्व नीचे की ओर जाएगा। जैसे लिखा है, हैंडल को ऊपर उठाने पर चित्रानुसार पिस्टन नीचे की ओर जाता है, तो पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। अब पिस्टन का वाल्व वावन खुल जाता है, यानी ये वाला वाल्व जब है खुल जाएगा, फर्स्ट वाला। अब वायु क्या होगी, सारी की सारी वायु बाहर, यहाँ की वायु बाहर निकल जाएगी। और जब ये वायु बाहर निकल जाएगी, इधर से वापस चली जाएगी, जब हवा नहीं होगा तो पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। यही लिखा है, देखो इसमें वायु बाहर निकल जाती है और वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व वाटू बंद हो जाता है, और ये वाटू जो है बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो पंप के हैंडल के नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है। अब हम क्या करेंगे, इस नल को नीचे लेंगे, ये जो हैंडल है नीचे लेंगे, जिससे यहाँ पर जगह हो जाएगी, हवा निकल गई है, वायु निकल गई है, तब ये वाटू खुल जाएगा, वावन बंद हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, ये जल ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। जैसा कि लिखा है, नीचे वायुदाब कम होने के कारण वावन बंद हो जाता है और वाटू खुल जाता है। फलस्वरूप क्या होगा, जल बेलन के ऊपर अंदर की ओर चढ़ जाता है। इस प्रकार कई बार ऐसा करने से क्या होगा, जल टोंटी से बाहर निकलने लगता है। जैसे लिखा है, टोंटी से बाहर जल निकलने लगता है। इस समय वाल्व वाटू खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है। तो आपसे पूछा जाता है, जो नल होता है इसमें कितने वाल्व होते, तो 2 वाल्व होते हैं, एक वावन होता है V1, एक V2। तो जब हम ऊपर उठाते हैं तो वावन खुलता है, और जब नीचे को लाते हैं तो वावन बंद हो जाता, वाटू खुलता है। इस तरह आपने देखा कि ये जल पंप आपकी हो गई, जिसके द्वारा हम जल आसानी से निकाल सकते हैं। देखो पहली स्थिति में हवा निकली है और नीचे की ओर जब इसको ऊपर करते हैं, देखो जल भर गया है, और जल जब हम करते हैं तो ये टूटी से देखो जल निकलने लगा है। जल देखो इसके वाल्व के ऊपर चढ़ गया और इसी को हम ऊपर ले आते हैं, जिससे ये जल बाहर निकल आता है। अब आगे चलते हैं फुटबॉल पंप। आखिर फुटबॉल पंप, जिसमें फुटबॉल के अंदर हवा डाली जाती है, उसी पंप को हम फुटबॉल पंप कहते हैं। तो फुटबॉल पंप द्वारा फुटबॉल में हवा भरते हैं, और इसमें ब्लेडर में लगी पतली नली पंप का निचला सिरा कसकर लगा देते हैं। जब पिस्टन को बाहर की ओर खींचते हैं तो चमड़े का वाशर सिकुड़ जाता है और बाहर की वायु वाशर के दबाकर बेलन के अंदर हवा भर जाती है। इस समय गोली रूपी वाल्व नीचे के जो ऊपरी मुंह होता है को बंद कर देती है। मतलब जब अंदर वायु जाती है, जैसे ये फुटबॉल है, इसके अंदर गई तो ये जो इसके अंदर वाल्व होता है गोली के समान, वो हट जाती है, जिसके अंदर हवा भर जाती है। जब आप बाहर करते हैं तो ये गोली से में सट जाती है, जिससे क्या होगा, इसके अंदर की वायु बाहर नहीं निकल पाती। इस प्रकार आप देखिए, इसी वायुदाब के आधार पर ही जो है आपकी जल पंप और फुटबॉल पंप भी कार्य करती है। आइए अब हम चलते हैं साइकिल पंप की। पिस्टन को नीचे दबाने से चमड़े का वाशर पंप के अंदर वायुदाब बढ़ने के कारण फैल जाता है। यह आपका फुटबॉल का अगला भाग दिखाया गया है कि किस तरह होता, हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखो पंप है गोली के समान, तो ये हट जाती है और जिसके कारण वायु अंदर ब्लेडर में भर जाती है। बेलन के अंदर वायु दाब बढ़ने के कारण नली की गोली ऊपर स्थान से हट जाती है और वायु ब्लेडर में पहुंच जाती है। हत्थे को कई बार ऐसे ऊपर नीचे करने पर ब्लेडर के अंदर यानी उस फुटबॉल के अंदर वायु आसानी से भर जाती है। अब आइए चलते हैं हम साइकिल पंप को समझाते हैं। साइकिल पंप क्या है, इसमें धातु का खोखला बेलन होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा धातु का खोखला बेलन है। इसके निचले सतह पर साइकिल से हवा भरने के लिए एक
रबड़ की ट्यूब लगी होती है और हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु के नीचे पट्टी लगी होती है, देखो। और इस पटरी को पैर से दबाकर पंप को सीधा खड़ा रखते हैं। पिस्टन के ऊपर ऊपरी सिरे पर हत्था लगा रहता है। हत्थे से लगी हुई छड़ को निचले सिरे से एक धातु चकती कसी होती, जिससे ऊपर चमड़े की आकृति वाशर लगा होता है। यह वाशर वाल्व का कार्य करता है। ये देखो यहाँ पर वाल्व है जो वाशर का कार्य करता है, ऊपर नीचे करते हैं। जब हम ऊपर करते हैं मतलब इसको, तो ये खुल जाता है, ऊपर की वायु जो है इस भाग में आ जाती है। जब नीचे करते हैं तो ये वाशर फैल जाता है, जिससे ये अंदर की वायु ऊपर बाहर नहीं जा पाती, ये सीधे इस पाइप के माध्यम से साइकिल में चली जाती है। और साइकिल में भी एक रबड़ का ट्यूब लगा होता है, वाल्व टाइप का, और इस वाल्व से होती हुई छोटा सा छिद्र है, ये देखो यहाँ पर, जिस छिद्र से होती हुई ट्यूब में चली जाती है, जिससे आपके अंदर वो जो ट्यूब होता है उसमें हवा चली जाती है। तो इस प्रकार इसमें देखो लिखा है, पंप से दबी हुई वायु वाल्व ट्यूब की सहायता से निकलकर रबड़ नली के द्वारा साइकिल ट्यूब में चली जाती है, और साइकिल ट्यूब में भरी वायु इस वाल्व ट्यूब के बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में से वायु बाहर नहीं निकल पाती है। ये देखो रबड़ की ट्यूब है जो दबाव के कारण क्या होती है, अंदर वाली वायु को बाहर नहीं निकलने देती है। और पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। इस प्रकार आपने देखा दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। अब हम चलते हैं घनत्व की ओर। आखिर घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ये घनत्व हो गया, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसका आयतन, इसका हम अनुपात कर दें, यानी द्रव्यमान ऊपर और आयतन नीचे कर दें, यानी बटे में, तो ये अनुपातिक मान हो जाएगा। इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व। जैसा कि सूत्र में लिखा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान आपका होता है मास, और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि घनत्व को d से और आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए d बराबर m/v हो जाएगा। अब घनत्व का सबसे इम्पोर्टेंट है मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, और इसको समझना बहुत आसान है। m का मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। आयतन के नापने के लिए हमें 3 इकाइयाँ लेनी होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, तो 3 मीटर जुड़े होते हैं, इसलिए मीटर की घात 3। तो ये बटे में है, तो इसलिए हो जाएगा किलोग्राम मीटर की घात 3 हो जाएगा। यदि हम v1 को 1 मान लें तो d = m हो जाएगा, यानी मात्रक आयतन के वस्तु के मात्रक को उसका घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, जबकि पारे का घनत्व 13600 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। तो ये आपने समझ लिया है, जल का घनत्व 1000, जबकि पारे का घनत्व कितना होता है? 13600 किलोग्राम मीटर की घात 3, और जल का घनत्व 1000 किलोग्राम मीटर की घात 3 होता है। आइए चलते हैं आपेक्षिक घनत्व को समझते हैं। किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का घनत्व, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो इसी का मान लिया गया है। तो हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। इस प्रकार आप लोग आपेक्षिक घनत्व को भी समझ लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका क्या है? आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और जब पानी का घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन का मान न्यूनतम होता है। ये कई बार प्रश्न जो है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आयतन न्यूनतम किस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है और घनत्व सबसे अधिक कब होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, और ये दूसरा पॉइंट भी नोट कर लेंगे, और इसका हम आगे का पार्ट अगले पार्ट 3 में लाएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और हम बताएंगे आगे के पार्ट 3 में उत्प्लावन बल। धन्यवाद।